कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब न कोई हवाई जहाज था, न आधुनिक नक्शे, न जीपीएस। दुनिया का बड़ा हिस्सा रहस्य था। समुद्र एक चुनौती था, लेकिन साथ ही वो एक अवसर भी था। 15वीं शताब्दी के यूरोप में एक बेचैनी थी। वहां के बाजारों में मसालों की मांग बढ़ रही थी। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जायफल ये सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते थे, बल्कि धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक थे। लेकिन इन सबका स्रोत था पूर्व, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया। समस्या ये थी कि स्थल मार्ग अरब व्यापारियों और ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यूरोप सीधे व्यापार नहीं कर पा रहा था। हर वस्तु महंगी हो जाती थी। इसलिए समुद्री रास्ता खोजने की होड़ शुरू हुई, और इसी होड़ ने इतिहास की दिशा बदल दी। 1498 में जब वास्को द गामा कालीकट पहुंचा, तो वो सिर्फ एक नाविक नहीं था, वो यूरोपीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। उसका उद्देश्य युद्ध नहीं था, वो व्यापार करने आया था। उसने स्थानीय शासकों से मुलाकात की, उपहार दिए, समझौते किए। शुरुआत सौम्य थी, विनम्र थी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह आगमन भविष्य में सत्ता के हस्तांतरण का बीज बनेगा। धीरे धीरे पुर्तगाली तटवर्ती इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। उन्होंने व्यापारिक केंद्र बनाए, लेकिन हर केंद्र के साथ किरेबंदी भी हुई, क्योंकि व्यापार को सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा के लिए सैनिक चाहिए। सैनिक आए तो तोपें भी आईं, तोपें आईं तो प्रभाव भी बढ़ा। फिर आए डच, फिर फ्रांसीसी और फिर अंग्रेज। 1600 में इंग्लैंड की रानी ने एक कंपनी को पूर्व में व्यापार का विशेष अधिकार दिया। ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम में कंपनी था, लेकिन महत्वाकांक्षा में साम्राज्य छिपा हुआ था। शुरुआत में अंग्रेज बेहद सावधानी से आगे बढ़े। उन्होंने सूरत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, मुगल दरबार से अनुमति ली, जहांगीर के दरबार में दूत भेजे। वे समझ चुके थे कि सीधे टकराव से लाभ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने दोस्ती का रास्ता चुना। लेकिन इतिहास हमें बताता है, व्यापार कभी निष्पक्ष नहीं होता। व्यापार शक्ति देता है, और शक्ति हमेशा प्रभाव की ओर बढ़ती है। उस समय भारत एक विशाल भूभाग था, लेकिन एकीकृत राष्ट्र नहीं था। मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पार कर चुका था। औरंगजेब के बाद सत्ता कमजोर पड़ने लगी। प्रांतों में नवाब स्वतंत्र होने लगे। मराठा शक्ति उभर रही थी, सिख शक्ति संगठित हो रही थी। दक्षिण में मैसूर और हैदराबाद अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। राजनीतिक विखंडन हमेशा बाहरी ताकतों के लिए अवसर होता है। अंग्रेजों ने यह बहुत जल्दी समझ लिया। उन्होंने देखा कि यदि वे एक शासक का साथ दें तो दूसरे को कमजोर कर सकते हैं। यदि वे धन उधार दें तो बदले में व्यापारिक अधिकार ले सकते हैं। यदि वे सैन्य सहायता दें तो राजनीतिक हस्तक्षेप का रास्ता खुल सकता है। धीरे धीरे व्यापारिक फैक्ट्रियां सिर्फ गोदाम नहीं रहीं, वे प्रशासनिक केंद्र बन गईं। वहां सैनिक रहने लगे, वहां हथियार जमा होने लगे। व्यापार अब संरक्षित हो चुका था, और संरक्षण हमेशा शक्ति की मांग करता है। यही वो क्षण था जब व्यापार शासन की ओर पहला कदम बढ़ा चुका था। लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, ये धीमा था, योजनाबद्ध था, और सबसे महत्वपूर्ण, ये कानूनी दिखता था। हर समझौता दस्तावेजों में था, हर अधिकार किसी संधि के माध्यम से मिला था। बाहरी रूप से सब वैध था, लेकिन भीतर से शक्ति संतुलन बदल रहा था। बंगाल, जो उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, विशेष आकर्षण का केंद्र बना। वहां की उपजाऊ भूमि, वस्त्र उद्योग और व्यापारिक समृद्धि ने कंपनी की नजरें खींच लीं। और जब महत्वाकांक्षा और अवसर मिलते हैं तो संघर्ष निश्चित हो जाता है। कंपनी अब केवल व्यापारी नहीं रहना चाहती थी, वो अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक प्रभाव चाहती थी, और राजनीतिक प्रभाव पाने के लिए सत्ता में हिस्सेदारी आवश्यक थी। ये कहानी यहीं से गहराती है। एक विदेशी कंपनी, एक विभाजित उपमहाद्वीप, आर्थिक लाभ की लालसा और धीरे धीरे बदलता हुआ शक्ति संतुलन। व्यापार के बहाने जो कदम रखा गया था, वो अब राजनीतिक जमीन पर मजबूती से टिक चुका था। और आने वाले वर्षों में ये कदम युद्ध में बदलेगा, युद्ध शासन में बदलेगा, और शासन साम्राज्य में। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां व्यापार और राजनीति का अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। कंपनी अब केवल लाभ कमाने वाली संस्था नहीं रही थी, वो अपने लाभ की रक्षा के लिए सत्ता में हस्तक्षेप करने लगी थी। और इतिहास में यह अक्सर देखा गया है कि जब किसी बाहरी शक्ति को स्थानीय राजनीति में प्रवेश मिल जाता है तो वो धीरे धीरे निर्णायक भूमिका निभाने लगती है। 18वीं शताब्दी का मध्य भारत के लिए अस्थिरता का समय था। मुगल सत्ता नाम मात्र की रह गई थी। प्रांतों के नवाब लगभग स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार कर रहे थे। बंगाल, अवध, हैदराबाद, सभी क्षेत्रों में स्थानीय शक्ति केंद्र उभर चुके थे। मराठा संघ उत्तर भारत तक प्रभाव बढ़ा चुका था।
इस राजनीतिक विखंडन ने कंपनी को अवसर दिया। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। वहां का वस्त्र उद्योग विश्व प्रसिद्ध था। ढाका की मलमल, मुर्शिदाबाद का रेशम, उपजाऊ कृषि भूमि, ये सब कंपनी की नजर में था। कंपनी को व्यापारिक छूट मिली हुई थी, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थी। वो करों से मुक्त व्यापार चाहती थी, स्थानीय प्रशासन में प्रभाव चाहती थी और अपने हितों के विरुद्ध किसी भी निर्णय को रोकने की शक्ति चाहती थी। तनाव बढ़ने लगा। नवाब सिराजुद्दौला युवा थे, महत्वाकांक्षी थे और कंपनी की बढ़ती शक्ति से असंतुष्ट थे। उन्होंने कंपनी की किलेबंदी और राजनीतिक दखल को चुनौती दी, लेकिन कंपनी ने सीधा संघर्ष नहीं चुना, उन्होंने चाल चली। षड्यंत्र रचा गया, दरबार के भीतर असंतोष को हवा दी गई। मीर जाफर जैसे महत्वाकांक्षी दरबारी से संपर्क किया गया और फिर आया 1757 प्लासी का युद्ध। ये युद्ध इतिहास की पुस्तकों में सैन्य संघर्ष के रूप में दर्ज है, लेकिन वास्तविकता में ये विश्वासघात और राजनीतिक साजिश का परिणाम था। युद्ध भूमि पर लड़ाई कम हुई, निर्णय पहले ही लिया जा चुका था। मीर जाफर ने नवाब का साथ नहीं दिया, सिराजुद्दौला पराजित हुए और कंपनी विजयी घोषित हुई। लेकिन असली जीत युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि खजाने में हुई। बंगाल की संपत्ति कंपनी के हाथ में आने लगी। नवाब नाम मात्र का शासक बना रहा, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। अब कंपनी के पास धन था और धन से सेना खरीदी जा सकती थी, सेना से सत्ता सुरक्षित की जा सकती थी। कुछ ही वर्षों बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस बार कंपनी का सामना केवल एक नवाब से नहीं, बल्कि बंगाल, अवध और मुगल सम्राट की संयुक्त शक्ति से था। लेकिन परिणाम वही रहा, कंपनी की विजय। ये विजय निर्णायक थी। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, अर्थात कर वसूली का अधिकार। अब कंपनी केवल व्यापारिक लाभ नहीं कमा रही थी, वो सीधे जनता से राजस्व वसूल रही थी। वो प्रशासन चला रही थी, न्याय व्यवस्था पर प्रभाव डाल रही थी, अपनी सेना का विस्तार कर रही थी। एक निजी कंपनी अब शासक बन चुकी थी। ये विश्व इतिहास की अनोखी घटना थी। एक व्यापारिक संस्था जिसके पास अपनी सेना थी, अपना प्रशासन था और जिसके निर्णयों से करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा था। लेकिन शासन आसान नहीं होता। कंपनी को अब समझ आया कि कर वसूली और प्रशासन चलाना अलग बात है। भ्रष्टाचार बढ़ा, अधिकारियों ने निजी संपत्ति बनाई, बंगाल का आर्थिक संतुलन बिगड़ने लगा। 1770 का भीषण अकाल आया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। लेकिन कंपनी का कर संग्रह कम नहीं हुआ। यहाँ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। व्यापार का उद्देश्य लाभ था, लेकिन शासन का उद्देश्य नियंत्रण, और नियंत्रण के लिए कठोरता आवश्यक समझी गई। कंपनी ने धीरे धीरे अपनी सेना को संगठित किया। भारतीय सैनिकों की भर्ती हुई। यूरोपीय अधिकारियों के नेतृत्व में एक विशाल सैन्य संरचना तैयार हुई। ये सेना केवल बाहरी शत्रु से रक्षा के लिए नहीं थी, ये आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए भी थी। मराठों से युद्ध हुए, मैसूर के शासकों से संघर्ष हुआ, हैदराबाद और अन्य रियासतों से संधियां हुईं। हर युद्ध के बाद कंपनी का प्रभाव बढ़ा, हर संधि के बाद कोई ना कोई क्षेत्र उसके नियंत्रण में आया। सबसे प्रभावशाली रणनीतियों में से एक थी सहायक संधि प्रणाली। स्थानीय शासक को सुरक्षा दी जाती थी, लेकिन बदले में उसे कंपनी की सेना रखनी होती थी और उसके खर्च का भुगतान करना होता था। धीरे धीरे वो शासक आर्थिक रूप से कंपनी पर निर्भर हो जाता था। उसकी स्वतंत्रता केवल नाम मात्र रह जाती थी। व्यापार अब पूरी तरह राजनीति में बदल चुका था, और ये सब अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। कानूनी दस्तावेजों के माध्यम से, संधियों के माध्यम से, सुरक्षा के नाम पर, स्थिरता के नाम पर। लेकिन वास्तविकता ये थी कि एक विदेशी कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप की निर्णायक शक्ति बन चुकी थी। ये कहानी केवल युद्धों की नहीं है, ये रणनीति की कहानी है, धैर्य की कहानी है, अवसर का उपयोग करने की कहानी है। व्यापार से शुरुआत हुई थी, फिर आर्थिक प्रभाव आया, फिर राजनीतिक हस्तक्षेप, फिर सैन्य शक्ति और अब शासन। लेकिन हर शासन के भीतर विरोध का बीज भी जन्म लेता है। आर्थिक शोषण, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक हस्तक्षेप, ये सब जनता के मन में असंतोष पैदा कर रहा था, और यही असंतोष आगे चलकर विस्फोट में बदलेगा। अब तक एक व्यापारिक कंपनी सत्ता की कुर्सी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि सत्ता प्राप्त करना और सत्ता संभालना दोनों अलग बातें हैं। कंपनी ने कर वसूलने का अधिकार तो ले लिया था, लेकिन क्या उसे इस विशाल देश की सामाजिक संरचना, कृषि व्यवस्था और आर्थिक ताने बाने की समझ थी? शायद नहीं। और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से बदल दिया। बंगाल, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, कंपनी की नई नीतियों के प्रयोग का केंद्र बना। राजस्व वसूली बढ़ा दी गई। लक्ष्य स्पष्ट था, अधिक से अधिक धन इंग्लैंड भेजना।
कंपनी अब केवल भारत में व्यापार नहीं कर रही थी, वो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को ईंधन दे रही थी। भारत से कच्चा माल जाता, इंग्लैंड में मशीनों से तैयार माल बनता और फिर वही माल भारत में बेचा जाता। धीरे धीरे भारत का पारंपरिक उद्योग टूटने लगा। ढाका की मलमल, जिसे कभी वोवन एयर कहा जाता था, अपनी पहचान खोने लगी। भारतीय बुनकरों को सस्ते ब्रिटिश कपड़ों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। कई कारीगर बेरोजगार हुए। गांव की आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर पड़ने लगी। ये केवल आर्थिक बदलाव नहीं था, ये सामाजिक संतुलन के टूटने की शुरुआत थी। कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। स्थायी बंदोबस्त जैसी नीतियों के तहत जमींदारों को निश्चित कर देना होता था। यदि वे समय पर कर न दे पाएं तो उनकी जमीन नीलाम हो सकती थी। परिणाम स्वरूप जमींदारों ने किसानों पर दबाव बढ़ाया। किसानों को नकदी फसल उगाने के लिए मजबूर किया गया, विशेषकर नील की खेती से जमीन की उर्वरता घटती थी, लेकिन कंपनी को उससे लाभ होता था। 1770 का बंगाल अकाल इस व्यवस्था की भयावहता का प्रतीक बना। लाखों लोग भूख से मर गए, खेत सूख गए, गांव उजड़ गए, लेकिन कर की मांग कम नहीं हुई। कंपनी का प्रशासन राजस्व को प्राथमिकता देता रहा, मानव जीवन को नहीं। ये वो समय था जब जनता के मन में असंतोष गहराने लगा था। लेकिन कंपनी केवल आर्थिक नियंत्रण तक सीमित नहीं रही, उसने प्रशासनिक ढांचे को भी बदलना शुरू किया। अदालतें स्थापित हुईं, अंग्रेजी कानून लागू किए गए, शिक्षा में परिवर्तन हुआ। एक नया वर्ग उभरा, अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों का वर्ग। ये वर्ग कंपनी के प्रशासन में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे वही वर्ग प्रश्न भी उठाने लगा। रेलवे, डाक व्यवस्था और टेलीग्राफ बाद के वर्षों में आए, लेकिन उनकी नींव इसी शासनकाल में पड़ी। इन परिवर्तनों ने भारत को भौगोलिक रूप से जोड़ना शुरू किया। विडंबना ये थी कि जो संरचना साम्राज्य को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी, वही आगे चलकर राष्ट्रीय एकता का आधार बनी। सामाजिक स्तर पर भी परिवर्तन होने लगे। मिशनरी गतिविधियां बढ़ीं, शिक्षा के माध्यम से पश्चिमी विचारधाराएं प्रवेश करने लगीं। कुछ सुधारवादी आंदोलनों ने जन्म लिया। राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्तित्व सामाजिक सुधार की बात करने लगे। सती प्रथा जैसे मुद्दों पर कानून बनाए गए। लेकिन इन सुधारों के पीछे भी सत्ता की राजनीति थी। कंपनी स्वयं को सभ्यता लाने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहती थी। इस बीच सैन्य शक्ति का विस्तार लगातार जारी था। भारतीय सैनिकों की भर्ती बड़ी संख्या में हुई। वे कंपनी की सेना का आधार बने। लेकिन इन सैनिकों के मन में भी असंतोष पनप रहा था। वे वेतन और पद में भेदभाव झेल रहे थे। धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप की आशंका बढ़ रही थी। धीरे धीरे असंतोष की चिंगारियां अलग अलग स्थानों पर दिखने लगीं। संथाल विद्रोह, पोलीगर विद्रोह, किसानों के छोटे छोटे आंदोलन, ये सब संकेत थे कि व्यवस्था के भीतर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी ने हर विद्रोह को सैन्य बल से दबा दिया। व्यापार से शुरू हुआ ये सफर अब पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में बदल चुका था। कंपनी के पास राजस्व था, सेना थी, कानून था और प्रशासनिक मशीनरी थी, लेकिन उसके पास जनता का विश्वास नहीं था। यहां एक गहरी विडंबना दिखाई देती है। कंपनी ने आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित कर लिया, लेकिन भावनाओं और सांस्कृतिक पहचान को नहीं समझ पाई। और जब सत्ता सांस्कृतिक संवेदनाओं को नजरअंदाज करती है, तो परिणाम विस्फोटक होता है। 1850 के दशक तक आते आते स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी थी। सैनिकों के बीच असंतोष बढ़ रहा था, किसानों की पीड़ा गहरी थी, परंपरागत शासकों की शक्तियां छिन चुकी थीं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों ने कई रियासतों को सीधे कंपनी के अधीन कर दिया। ये संदेश स्पष्ट था, कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। व्यापार अब पूरी तरह साम्राज्य में बदल चुका था। लेकिन हर साम्राज्य के भीतर एक प्रश्न छिपा होता है, क्या यह स्थायी है? असंतोष की चिंगारी अब आग बनने वाली थी, और ये आग केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाली थी। ये विद्रोह बनेगी, एक ऐसा विद्रोह जो कंपनी शासन की नींव हिला देगा। 1857, एक वर्ष जिसने सब कुछ बदल दिया। सालों से जमा असंतोष, आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक विस्तार की नीतियां अब एक बिंदु पर आकर फटने वाली थीं। कंपनी ने शायद सोचा था कि उसकी सेना, उसका प्रशासन और उसका आर्थिक नियंत्रण उसे अजेय बना चुके हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जब सत्ता जनता की भावनाओं को समझने में असफल हो जाती है, तब सबसे मजबूत ढांचा भी दरक जाता है। चिंगारी सैनिकों के बीच से उठी। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर चर्बी चढ़ाए जाने की खबर फैली। ये केवल धार्मिक आस्था का प्रश्न नहीं था, ये अविश्वास का प्रतीक था। वर्षों से जमा असंतोष को बस एक कारण चाहिए था, और वो मिल गया। मेरठ से शुरू हुई बगावत तेजी से फैल गई। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, कई क्षेत्रों में विद्रोह भड़क उठा।
सैनिकों के साथ आम जनता भी जुड़ने लगी। पुराने शासक जिनकी शक्तियां छिन चुकी थीं, इस अवसर को पुनः प्रतिष्ठा पाने के रूप में देखने लगे। बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक रूप से नेतृत्व सौंपा गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अदम्य साहस दिखाया। तात्या टोपे, नाना साहिब, बेगम हजरत महल, अनेक नाम इस संघर्ष में उभरे। ये विद्रोह संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि कंपनी शासन के प्रति व्यापक असंतोष था। कंपनी ने पूरी ताकत से जवाब दिया। विद्रोह को क्रूरता से दबाया गया, शहरों को खाली कराया गया, सजाएं दी गईं, हजारों लोग मारे गए। अंततः 1858 तक विद्रोह शांत कर दिया गया। लेकिन क्या वास्तव में सब कुछ पहले जैसा रह गया? नहीं। ये विद्रोह भले ही सफल न हुआ हो, लेकिन उसने एक निर्णायक संदेश दे दिया। एक व्यापारिक कंपनी करोड़ों लोगों पर लंबे समय तक शासन नहीं कर सकती। ब्रिटेन में भी इस पर प्रश्न उठे। कंपनी के प्रशासन की आलोचना हुई और अंततः 1858 में ब्रिटिश संसद ने निर्णय लिया कि कंपनी का शासन समाप्त किया जाए। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। कंपनी जिसने व्यापार के बहाने प्रवेश किया था और धीरे धीरे साम्राज्य खड़ा किया था, औपचारिक रूप से समाप्त हो गई, लेकिन उसकी बनाई हुई संरचना बनी रही। प्रशासन, सेना, कानून, आर्थिक ढांचा, सब कुछ बना रहा। यहां इस पूरी कहानी का सार स्पष्ट होता है। शुरुआत व्यापार से हुई थी, मसालों और कपड़ों के बहाने, स्थानीय शासकों से संधियां करके, धीरे धीरे आर्थिक निर्भरता पैदा करके, फिर राजनीतिक हस्तक्षेप आया, फिर सैन्य शक्ति आई, फिर कर वसूली आई, फिर प्रशासनिक नियंत्रण आया और अंततः पूर्ण शासन। ये प्रक्रिया अचानक नहीं थी, ये योजनाबद्ध थी, धैर्यपूर्ण थी, कानूनी दस्तावेजों और समझौतों की आड़ में आगे बढ़ी। और जब तक लोगों को एहसास हुआ कि व्यापार शासन में बदल चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। उसी शासन ने भारत को एक प्रशासनिक ढांचे में बांधा। उसी आर्थिक शोषण ने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। उसी दमन ने स्वतंत्रता की इच्छा को प्रबल किया। 1857 का विद्रोह भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन की नींव मजबूत होने लगी। शिक्षित वर्ग ने प्रश्न पूछने शुरू किए, सामाजिक सुधार आंदोलनों ने गति पकड़ी, अखबारों और संगठनों ने नई सोच को जन्म दिया। व्यापार के बहाने शुरू हुआ जो शासन था, वही आगे चलकर उस चेतना का कारण बना जिसने अंततः औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी। इतिहास की यही विडंबना है। एक कंपनी आई थी लाभ कमाने, उसने सत्ता प्राप्त की, उसने शासन किया, उसने शोषण किया, लेकिन अनजाने में उसने उस राष्ट्र की भावना को भी जागृत कर दिया जिसे वो नियंत्रित करना चाहती थी। और यही इस कहानी का अंतिम सत्य है। व्यापार जब शक्ति से जुड़ता है तो वो शासन बन सकता है, लेकिन शासन जब अन्याय से जुड़ता है तो वो प्रतिरोध को जन्म देता है। ये केवल अतीत की कथा नहीं है, ये सत्ता, अर्थव्यवस्था और राजनीति का शाश्वत पाठ है। व्यापार के बहाने शुरू हुई कहानी ने एक साम्राज्य बनाया और उसी प्रक्रिया ने एक राष्ट्र को भी जागृत